ऑनलाइन कक्षा में मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करते हुए, जैसा कि आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया जा रहा है और थ्योरी में जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है डीसी मोटर। डीसी मोटर का चैप्टर चल रहा था, जिसमें कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की थी। जैसे हम जनरेटर में पढ़ चुके थे, मोटर में पढ़ चुके थे रोटर क्या है, स्टेटर क्या है, मौलिक आवश्यकताएं क्या होती हैं और विरोधी विद्युत वाहक बल। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। हम वहीं से प्रारंभ करते हैं जहाँ से हम लोगों ने बंद किया था। हम लोगों ने पढ़ा था विरोधी विद्युत वाहक बल EB बराबर, विरोधी विद्युत वाहक बल EB बराबर हमने बताया था आप लोगों को फाई जेड एन पी अपॉन 60A। देखिए, मोटर की बात की जा रही है तो गति आपको प्राप्त होती है। जो विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उस विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण मोटर में या मशीन में किस प्रकार की गति उत्पन्न हो रही है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो हम गति से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, तो हम n को लेके चलते हैं। तो n बराबर हो जाएगा आपका, ये गति ही निकालना है, क्योंकि जो मोटर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें गति के कारण ही यांत्रिक ऊर्जा हमें शाफ्ट से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, n बराबर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा 60A इंटू EB अपॉन फाई जेड पी, फाई जेड पी। n बराबर हो रहा है 60A इंटू EB अपान P फाई जेड या फाई जेड P। आगे थोड़ा सा बढ़े हम तो इसमें एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, फाई, देखिए फाई जेड P और 60A, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। जो जनित्र में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था, जनित्र पढ़ रहे थे तो जनित्र में विद्युत वाहक बल को हमने दिखाया था E बराबर फाई जेड एन पी अपॉन 60A। सेम उसी तरह है, सेम उसी तरह है। यदि हम कुछ चीज़ों को इसमें नियत रख लें, कुछ चीज़ों को नियत रख लें, जैसे 60A, समानांतर पथों को यदि हम परिवर्तित नहीं करते हैं, पोल की संख्या को परिवर्तित नहीं करते हैं और चालकों को नहीं परिवर्तित करते हैं, कहने का हमारे मतलब यही था कि यदि हम 60A अपान जेड P को नियत रख लें, P को नियत रख लें, कांस्टेंट रख लें, तो क्या होगा, ये इसको हम यदि नियत रख लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, n बराबर 60A अपान जेड पी इंटू EB अपॉन फाई। हमने क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि यदि हम इसे नियत रख लें तो, यदि हम इसे नियत रख लें तो, यदि हम इसको नियत रख लेते हैं तो n बराबर, अब देखिए गति जो होती है ये क्या होती है, बराबर नहीं, ये अनुक्रमानुपाते EB अपॉन फाई। अर्थात जो मोटर की गति है वो फ्लक्स के विलोमानुपात में तथा विरोधी विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपात में होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि फ्लक्स के मान में हम वृद्धि करते हैं, यदि फ्लक्स के मान में वृद्धि करते हैं तो गति के मान में कमी उत्पन्न हो जाएगी, गति के मान में कमी उत्पन्न हो जाएगी। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, यहाँ पर आपको मिला n अनुक्रमानुपाते EB अपॉन फाई। EB का मान क्या है यहाँ से देख लेते हैं, या EB को हमने डीसी मोटर में पढ़ा था, EB बराबर V माइनस IA RA,
एक सूत्र ये भी मिला था हमें, एक सूत्र ये भी मिला था। तो ईबी के स्थान पे यदि हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, n बराबर v माइनस आई ए आर ए अपान 5। दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये n बराबर ए बी अपन 5 और दूसरा n बराबर नहीं, n अनुक्रमानुपात है और ये भी अनुक्रमानुपात में ही रहेगा। गलत हो गया है, ये भी अनुक्रमानुपात में ही रहेगा क्योंकि ईबी के स्थान पर हम ईबी का मान रख दिए हैं, बस इतना ही है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, देखिए मोटर में गति परिवर्तन होता है, ये आप लोग जानते हैं। जब मोटर में गति परिवर्तन होता है तो एक प्रारंभिक गति होती है और एक परिवर्ती गति होती है जो बदल के प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि दो गतियों की तुलना की जाए, की तुलना करनी है तो देखिए दो गति की बात की गई तो एक n1 मिलेगा, दूसरा n2 मिलेगा, एक n1 मिलेगा और दूसरा n2 मिलेगा। अब इसको हम यदि प्रारंभिक मानते हैं और इसको द्वितीयक मानते हैं तो प्रारंभिक गति में n1, द्वितीयक गति में n2। अब प्रारंभिक गति जो गति प्राप्त हो रही है वो ईबी से प्राप्त हो रही है और फाई से प्राप्त हो रही है, ये भी पता है। ईबी अपान फाई के अनुक्रमानुपाती है, ईबी अपान फाई के अनुक्रमानुपाती। तो इन दोनों का भी संबंध देख लेते हैं। एक तो ये मिल गया, दूसरा हमको मिलता है जो विरोधी विद्युत वाहक बल रहेगा वो EB1 हो जाएगा और इसमें EB2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपात में गति है। किंतु यहाँ पर एक चीज हमें ये देखना है कि जो विद्युत जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके विलोमानुपात में होता है, परंतु हमें जो प्रारंभिक गति प्राप्त हो रही है ये फाई 1 से प्राप्त हो रही है और यहाँ पर द्वितीयक गति जो प्राप्त हो रही है वो फाई 2 से। अब जो समीकरण बनेगा, जो सूत्र बनेगा इसके आधार पर वो बनेगा n1 अपान n2 इक्वल टू EB1 अपान EB2। यहीं पर हमें समझना है कि जो गति हमें n1 प्राप्त हो रही है वो फ्लक्स के विलोमानुपात में है, तो EB और n1 तो EB के बटे में फाई होगा, इसलिए यहाँ पर हम बटे क्या करेंगे, फाई 1 करेंगे और यहाँ पर बटे फाई ये फाई 2 हो जाएगा, अर्थात फाई 2 अपान फाई 1। ये आपका सूत्र बन के तैयार होगा जिससे हमें समीकरण को हल करना है। ठीक, आगे अब हमें प्रारंभिक गति फाई 1 से प्राप्त हो रही है, प्रारंभिक गति फाई 1 से प्राप्त हो रही है, तो फाई 1 को हम लेके चलते हैं, अर्थात इसको पलट देते हैं। अगर उसे हम पलट देते हैं तो क्या मिलता है, देखिए फाई 1 अपान फाई 2 बराबर n2 अपान n1 इक्वल टू EB2 अपान EB1। ये एक समीकरण बनेगा या एक सूत्र बनेगा जिसके द्वारा हम किसी मोटर की प्रारंभिक और अंतिम गति की तुलना कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन इसी के आधार पे हल करते हैं। एक सवाल हल कर लेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, इजी हो जाएगा। तो समीकरण को ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए सवाल क्या दिया है, एक डीसी मोटर 1000 आरपीएम पर, लिख लेते हैं एक डीसी मोटर 1000 आरपीएम
एक डीसी मोटर 1000 आरपीएम पर 220 वोल्ट, आरपीएम पर 220 वोल्ट बैक ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है। 220 वोल्ट बैक ईएमएफ, या यहाँ लिख सकते हैं हम विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है। विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रहा है। आगे बोल रहा है यदि चुंबकीय फ्लक्स को, देखिए यहां पे चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने की बात कर रहा है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स को 2 गुना कर दिया जाए, कितना? 2 गुना कर दिया जाए, बोल रहा है कि फ्लक्स को 2 गुना कर दिया जाए, तो फ्लक्स को 2 गुना कर दिया जाए तो 110 वोल्ट विरोधी विद्युत वाहक बल, 110 वोल्ट विरोधी विद्युत वाहक बल, देखिए बोल रहा है कि यदि फ्लक्स के मान को 2 गुना कर दिया जाए तो 110 वोल्ट विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए गति क्या होगी? विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए गति कितनी होनी चाहिए? ये आपका क्वेश्चन है, इसको हम अलग लिख लेते हैं, N2/N1 इक्वल टू EB2/EB1 इंटू फाई 1/2। ये सूत्र है। क्या क्या दे रहा है? दे रहा है आरपीएम, एक डीसी मोटर 1000 आरपीएम पर 220 वोल्ट, 1000 आरपीएम अर्थात N1 बराबर हो जाएगा 1000 आरपीएम, ठीक। N2 हमें ज्ञात करना है, बोल रहा है कि 110 वोल्ट विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए गति कितनी होनी चाहिए, तो N2 हमें ज्ञात करना है। N1 पर विद्युत वाहक बल कितना विरोधी विद्युत वाहक बल है, अर्थात EB1 बराबर है 220 वोल्ट और फाई 1 का मान दिया गया है, फाई, क्योंकि फ्लक्स का कोई मान नहीं दिया गया है, केवल ये बोला गया है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स को 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात फाई है, हमें उसी को 2 गुना करना है। तो आगे बढ़ते हैं, EB2, देखिए EB2 का मान, हमें जो विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना है उसका मान है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। और फाई 2, क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए फ्लक्स की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर फाई 2 का मान भी होगा, जो बोल रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए, अर्थात पहले प्रारंभिक अवस्था में फ्लक्स का मान फाई था और द्वितीयक अवस्था में क्या बोल रहा है, 2 गुना अर्थात 2 फाई। अब इसी समीकरण पे हमें चलना है, जो सूत्र दिया गया है, दे रहा है N2, हमें N2 का मान ज्ञात करना है, N2 बटे N1 का मान दिया गया है 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम बराबर EB2 बटे EB1। EB2 कितना दिया गया है, EB2 दिया गया है 110 वोल्ट, EB2 110 वोल्ट और EB1 दिया गया है 220 वोल्ट, गुणे
फ्लक्स का मान कितना दिया गया था, φ1 का फाई दिया गया था और φ2 का मान दिया गया था 2 × φ। काटिए, फाई से फाई कट गया, 110 से ये कटेगा तो 2 आएगा, अर्थात N2/1000 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2। ये हो गया। पक्षांतर कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो N2 बराबर हो जाएगा 1000 बटे 2 × 2 अर्थात 4। जब आप इसको सरल करेंगे तो 1000 का चौथा भाग अर्थात 250, अर्थात हमें क्या करना है, N2 बराबर 250 कितना, क्या, RPM। क्या ज्ञात करना था हमें, गति ज्ञात करनी थी। गति कितनी होनी चाहिए ये पूछा था कि 110 वोल्ट विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए गति कितनी होनी चाहिए। तो गति दिया गया है 110 वोल्ट विरोधी विद्युत वाहक बल के लिए 250 RPM। ये आपका सवाल था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो रहेगा टार्क अर्थात घुमाव बल। चलिए अगला टॉपिक हमारा है टार्क। देखिए, टार्क मतलब किसी चालक पर लगने वाले घुमाव बल को ही टार्क कहते हैं। देखिए, चालक मतलब यहाँ पर चालक की बात संज्ञा दी जा रही है आर्मेचर चालक से। किससे दी जा रही है, आर्मेचर चालक से, अर्थात आर्मेचर चालक कहाँ पे स्थिर है, रोटर पर। तो हम ये कह सकते हैं कि रोटर पर लगने वाला जो घुमाव बल होगा वही टार्क कहलाएगा। लेकिन परिभाषा यदि लिखनी है तो लिखेंगे किसी चालक पर लगने वाला घुमाव बल टार्क कहलाता है। किसी चालक पर लगने वाला घुमाव बल टार्क कहलाता है, जिसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। बोल रहा घुमाव बल का मतलब, यहां पर घुमाव बल से मतलब है कि एक निर्धारित बिंदु या निश्चित बिंदु से एक बराबर दूरी बनाते हुए घूर्णन गति करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होगी वो कहलाएगा टार्क। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ पिछले बिंदुओं को हमें देख के चलना होगा। हमने क्या पढ़ा था, EB बराबर या विरोधी विद्युत वाहक बल, क्योंकि इसके समीकरण को बनाना है तो वहाँ चलना पड़ेगा। विरोधी विद्युत वाहक बल बराबर हमने पढ़ा था φZN/P/60A। ये विरोधी विद्युत वाहक बल का सूत्र है। और जो पावर होती है, पावर यहीं से देखिएगा। अब यहीं पे आगे बढ़ते हैं। पावर क्या होती है, P बराबर आपने पढ़ा है VI, P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज तथा विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर होती है शक्ति। तो यहाँ पर हम टार्क पढ़ रहे हैं किस पर, जो रोटर पर बल आरोपित हो रहा है। और रोटर में जो विद्युत वाहक बल है वो कौन सा विद्युत वाहक बल है, EB।
जो जनरेट हो रहा है वो EB है। और अब EB के साथ में यदि रोटर की बात की जा रही है तो यहाँ पर EB है और रोटर पर जो धारा है अर्थात रोटर पर ही आर्मेचर स्थापित किया गया है तो वहाँ की जो धारा रहेगी वो कहलाएगी IA। ये होता है पावर। टार्क वाले टॉपिक में यदि हमें पावर ज्ञात करना है आर्मेचर का तो EB इंटू IA इक्वल टू P। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टार्क जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि दर्शाया जाता है टाउ से। T बराबर होता है शक्ति बटे कोणीय वेग। शक्ति अर्थात P, कोणीय वेग को दर्शाया जाता है ओमेगा से। कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाया जाता है। अब और आगे बढ़े अगर तो P बराबर, ये पावर दिया गया है, P बराबर दिया गया है EB इंटू IA। चलिए आगे देखते हैं। EB इंटू IA। अब यहाँ समझना है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, तीन चीजें होती हैं, ध्यान देना है। एक होता है सेकंड, देखिए एक बार दूसरी तरह से, एक होता है RPS, एक होता है RPM, ठीक, एक होता है RPH। RPS मतलब यहां पर जो दिखाया जा रहा है प्रति सेकंड, यहां पर दिखाया जा रहा है प्रति मिनट और यहां पर दिखाया जा रहा है प्रति घंटा। प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटा। यदि ओमेगा के आधार पर चलते हैं हम तो ओमेगा का मतलब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n अपान। अब यही समझना है, ये जो n दिया गया है, गति जो दी गई है, यदि ये सेकंड में दर्शाई जा रही है, यदि सेकंड में दर्शाई गई है तो यहाँ पर जितने सेकंड दिए गए हैं वो लिखना होगा। अर्थात हम 1 सेकंड मान के चलते हैं तो 1 लिखा जाएगा। यदि मिनट में दर्शाया जा रहा है तो मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 लिखा जाएगा। यदि घंटे में दर्शाया गया तो यहीं पर हमको 60 से और गुणा कर देना पड़ेगा। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि गति किस में दिखाई जा रही है, टाइमिंग क्या है उसका, सेकंड में दिखा रहा है, मिनट में दिखा रहा है या घंटे में दिखा रहा है। यदि सेकंड में दिखा रहा है तो जितना सेकंड है वो रख दिया जाएगा। यदि मिनट में दिखा रहा है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं अर्थात 60 लिखा जाएगा। और यदि घंटे में दिखाया जा रहा है तो 1 घंटे में 360 सेकंड होते हैं, तो 60 गुणे 60, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब ओमेगा दिया गया है, ओमेगा दिया गया है तो ओमेगा का मान हमने यहाँ पर बताया आप लोगों को। यहाँ पर जैसे गति अभी दी गई थी, हम मान के चलते हैं मिनट में, तो मिनट में है तो यहाँ पर रहेगा 60। ये ओमेगा का मान है, कोणीय वेग का मान है। आगे देखते हैं। ओमेगा का मान यदि यहाँ पर हम रखते हैं तो 2 पाई n, जो 60 नीचे दिया गया, ये 60 चला जाएगा उठ के ऊपर, यहाँ पर 60 ऊपर चला जाएगा उठ के। यहाँ तक तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई डाउट होगा किसी को। आगे इसी के आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर बराबर क्या हो जाएगा, EB बराबर क्या पढ़ा है हमने, EB बराबर हमने पढ़ा है 5ZNP अपान 60A। EB के स्थान पर हम मान रख लेते हैं, इसको थोड़ा सा और अलग कर दें। देखिए अलग कर देते हैं तो हो जाएगा EB गुणे IA इंटू 60 अपान, इसको बटे 1 कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई n। अब EB का मान
ये जो EB देख रहे हैं आप, EB के स्थान पर हम EB का मान रख देते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल का। तो क्या दिया गया है, फाई जेड एन पी बटे 60 ए गुड़े, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया गया है गुड़े आई ए गुड़े 60 बटे 2 पाई एन, 2 पाई एन। हम टार्क पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि टार्क पढ़ा जा रहा है। अब और सरल करें अगर यहाँ पर, तो देखिए 60 से 60 कट जाएगा, 60 से 60 कट गया, n से n कट गया, n से n कट गया, बच क्या रहा है, फाई जेड पी बटे ए गुड़े आई ए अपान 2 पाई, आई ए अपान 2 पाई। ठीक, अब और आगे बढ़ें, यदि और आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा, तो हम थोड़ी देर के लिए यदि कुछ चीज़ों को इसमें से नियत मान लेते हैं, कुछ चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा। देखिए, हम नियत मानने की बात जो कर रहे हैं वो पोल की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या और समानांतर पथों की संख्या, इन सब चीज़ों को यदि नियत मान लेते हैं, तो यदि इन सब चीज़ों को नियत मान लें तो हमारे पास बचेगा, देखिए नियत की बात कर रहे हैं, जेड पी अपान ए, जेड पी अपान ए, यदि इसको हम नियत मान लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, गुड़े फाई आई ए अपान 2 पाई, फाई आई ए अपान 2 पाई। 2 पाई को भी लेके इधर चले आते हैं, जेड पी अपान 2 पाई ए, बच क्या रहा है, गुड़े फाई आई ए अर्थात आर्मेचर धारा। यदि हम इसको नियत मान लेते हैं, तो यदि इतने पार्ट को हम नियत मान लेते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है टाउ अनुक्रमानुपाते फाई आई ए, ये चीज। अर्थात जो टार्क जनरेट होगा, जो घुमाव बल उत्पन्न होगा, वो फ्लक्स तथा आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब कि यदि फ्लक्स और आर्मेचर धारा इन दोनों में से किसी के मान में वृद्धि होती है तो टार्क के मान में वृद्धि होगी, यदि कमी होती है तो टार्क के मान में कमी होगी। ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो सूत्र है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, टार्क हो गया। अब जो टॉपिक हमारा है वो रहेगा डीसी मोटर के प्रकार। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है डीसी मोटर के प्रकार। हमने आपको बताया था जब डीसी मोटर शुरू हुआ था उसी समय कि
डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की संरचना लगभग समान होती है, तो प्रकार भी समान ही होंगे। प्रकार में एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, डीसी मोटर डीसी जनरेटर की तरह 3 प्रकार की होती है। एक होती है सीरीज मोटर, दूसरी होती है शंट मोटर और तीसरी होती है कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर। सबसे पहले हम शंट मोटर को पढ़ते हैं। सबसे पहले शंट मोटर, फिर सीरीज मोटर, उसके बाद फिर कंपाउंड मोटर को पढ़ेंगे। देखिए, शंट मोटर, यहाँ पर जनरेटर में हमने जो डायग्राम बनाया था शंट का, वो किस तरह से बनाया गया था देख लेते हैं। ये चुंबक फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग हो गई, आर्मेचर हो गया, और यहाँ पर हम आईसीडीपी लगाते हैं। हमें क्या करना रहता था जब हम जनरेटर पढ़ रहे थे, तो हमें जो ये दोनों टर्मिनल मिल रहे थे, यहाँ पर हम लोड को संयोजित करते थे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था और टर्मिनल बॉक्स पर जाता था। लेकिन ये मोटर होने के कारण यहाँ पर हम वैद्युतिक सप्लाई को इनपुट देंगे, वैद्युतिक सप्लाई को इनपुट देंगे। अब देखिए, ये आर्मेचर है, तो यहाँ पर विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक, और यहाँ पर जो धारा आएगी वो कहलाएगी आर्मेचर धारा, ठीक है। और यहाँ से जो धारा आ रही है, यहाँ से जो धारा आ रही है, ये कहलाएगी लोड धारा IL। यहाँ पर आने वाली धारा ISH कहलाएगी शंट फील्ड धारा, और इसका जो अपना प्रतिरोध होगा वो कहलाएगा RSH, अर्थात शंट फील्ड प्रतिरोध। देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मोटर, देखिए इसमें क्या है कि जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ी हो, समझिए, जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग दी गई है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में जुड़ी हो, तथा यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, जुड़ी तो है, साथ में उसके फील्ड वाइंडिंग की संरचना भी ध्यान देना है कि जो पतले तार और अधिक टर्नों की हो, अर्थात फील्ड वाइंडिंग पतले तार और अधिक टर्न की बनाकर यदि आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो वो मोटर क्या कहलाती है? डीसी शंट मोटर कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि पतले तार अधिक टर्नों की कॉइल को जब हम आर्मेचर के समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो वह शंट मोटर कहलाती है। शंट मोटर में धारा, देखिए शंट मोटर में धारा की गणना कर लेते हैं हम। I बराबर क्या होगा? शंट मोटर में धारा की गणना अगर करते हैं तो I बराबर, देखिए I का मतलब यहाँ पर है लोड धारा से, अर्थात IL बराबर, यहाँ से अगर देखेंगे आप लोग तो IL बराबर होता है IA प्लस ISH, अर्थात आर्मेचर धारा प्लस शंट फील्ड धारा, आर्मेचर धारा प्लस शंट फील्ड धारा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ऐसा बिंदु मिल रहा है, एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ से आर्मेचर धारा को प्रवाहित होने के लिए दो रास्ते मिल जा रहे हैं।
अर्थात जो लोड धारा टर्मिनल बॉक्स से हम प्रवाहित कर रहे हैं वह आगे बढ़कर दो रास्तों में विभाजित हो जा रही है, कुछ शंट फील्ड पर और कुछ आर्मेचर पर। ठीक है, शंट फील्ड पर धारा कितनी जाएगी, शंट फील्ड पर धारा कितनी रहेगी वो भी देख लेते हैं। ISH शंट फील्ड की धारा, यहां से देख लीजिए, शंट फील्ड की धारा जो रहेगी वो ISH बराबर हो जाएगा। देखिए आप लोग ओम का नियम पढ़े हैं, ओम के नियम में आपको बताया गया है I बराबर V अपान R, I बराबर V अपान R। तो वही सूत्र यहां भी लागू होगा क्योंकि धारा ज्ञात कर रहे हैं, तो V वोल्टेज तो वही है जो दिया गया है टर्मिनल पर। अब प्रतिरोध क्या रहेगा, R के स्थान पे हम धारा कहां की ज्ञात कर रहे हैं, शंट फील्ड की धारा ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा RSH। देखिए एक सूत्र हमको यहां से मिला शंट फील्ड की धारा ज्ञात करने का और टोटल धारा ज्ञात करने का सूत्र हमको यहां से मिला। अब बच रहा है तो केवल मोटर है, हमने बताया था विरोधी विद्युत वाहक बल, तो मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, EB बराबर V माइनस IA RA। देख लेते हैं, वो भी लिख लीजिए, EB बराबर V माइनस IA RA, क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक बल कहाँ उत्पन्न हो रहा है, आर्मेचर पर, और विद्युत वाहक बल जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। जो उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल होता है वो वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आर्मेचर प्रतिरोध और आर्मेचर धारा के गुणनफल के बराबर होगा। लेकिन जो विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो आरोपित विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है, इसलिए आरोपित विद्युत वाहक बल में से हम वोल्टेज ड्रॉप को घटा देते हैं। या ये भी लिख सकते हैं हम V बराबर EB प्लस IA RA, दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं, केवल हमने पक्षांतर किया है। ठीक, एक सूत्र आपको यहाँ से ये मिला, क्या क्या मिला हमें, टोटल धारा मिल गई, शंट फील्ड धारा मिल गई और विरोधी विद्युत वाहक बल मिल गया। अब एक चीज़ हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि हम जब EB पढ़ रहे थे, विरोधी विद्युत वाहक बल पढ़े थे, तो वहाँ पे फाई का जिक्र किया गया था। फाई अर्थात अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या हम ये बोल सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स कहाँ पे मिलती है, फील्ड में, फील्ड से ही प्राप्त होती है। तो फील्ड से प्राप्त होने वाला चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा आपका ISH पर, ISH पर। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ से। जनित DC मोटर, शंट मोटर पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा कि फील्ड वाइंडिंग या वह मोटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाए वो मोटर शंट मोटर कहलाती है। एक चीज़ यहाँ फील्ड वाइंडिंग के बारे में बताया गया है कि यदि समानांतर क्रम में जोड़ी जा रही है या शंट मोटर बना रहे हैं तो फील्ड वाइंडिंग की संरचना जो होती है वह अधिक टर्न और पतले तार की जाती है। ठीक है, ये तो इतना हो गया। उसके बाद हमने देखा आगे बढ़ के कि जब सप्लाई जोड़ी गई तो वहाँ से हमारे पास जो धारा प्रवाहित हुई वो लोड धारा कहलाएगी, और वही लोड धारा आगे बढ़कर दो रास्तों पर प्रवाहित हो रही है, एक आर्मेचर पर, दूसरा फील्ड में। आर्मेचर पर प्रवाहित होने वाली धारा IA, फील्ड पर प्रवाहित होने वाली धारा ISH। जो धारा फील्ड में प्रवाहित हो रही है वह फील्ड प्रतिरोध के अनुरूप होगी कि जितना उसका प्रतिरोध होगा, यदि प्रतिरोध का मान अधिक है तो धारा का मान कम होगा, यदि प्रतिरोध का मान कम है तो धारा का मान अधिक। और इसी शंट फील्ड धारा के कारण ही फील्ड में फ्लक्स जनरेट होता है या फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो आर्मेचर पर विरोधी विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने का कार्य करता है। अब धारा की गणना अगर की जाए तो लोड धारा बराबर होता है IA प्लस ISH। हमने बताया यहाँ से दो भागों में धारा बढ़ रही है तो दोनों का योग लोड धारा के बराबर हो जाएगा। अभी बताए कि शंट फील्ड पर प्रवाहित होने वाली धारा
ISH किसके बराबर होगी, ISH बराबर V अपन RSH, V अपन RSH। EB बराबर क्या होता है, V माइनस IA RA, V माइनस IA RA। और फ्लक्स की बात की गई तो शंट फील्ड में फ्लक्स उत्पन्न फ्लक्स शंट फील्ड में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। क्लियर। अब मोटर है, मशीन है, जनित्र में हमने लास्ट पढ़ा था, क्षतियाँ पढ़ी थी, यहाँ पर भी कुछ क्षतियाँ होंगी। तो मुख्य दो प्रकार की क्षति, एक आर्मेचर से जो प्राप्त होगी और दूसरी फील्ड से जो प्राप्त होगी। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आर्मेचर में भी कॉपर स्थापित किया गया है, फील्ड में भी कॉपर स्थापित किया गया है। लौह हानि से हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बताया गया है कि लौह हानि जनित्र में नियत होती है, बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है, नाम मात्र का परिवर्तन होता है, इसलिए उसे नियत माना जाता है। तो दोनों में कॉपर स्थापित किया गया है। तो कॉपर हानि, सबसे पहले आर्मेचर की बात कर लेते हैं। आर्मेचर कॉपर हानि, देखिए आर्मेचर कॉपर हानि आपको बताया गया है IA अर्थात आर्मेचर धारा का वर्ग इंटू आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध IA स्क्वायर इंटू RA, जो दर्शाया जाता है वाट में, अर्थात इसकी यूनिट वाट होती है। और यहीं पर दूसरा भी देख लेते हैं, शंट फील्ड कॉपर हानि बराबर, शंट फील्ड में हो रहा है तो यहाँ पर जो धारा होगी वो SH हो जाएगी और प्रतिरोध जो होगा वो भी SH हो जाएगा, जिसकी भी इकाई वाट ही होगी। ये रहा आपका शंट मोटर। अब शंट मोटर की कुछ विशेषता है, शंट मोटर की विशेषता देख लेते हैं। शंट मोटर की विशेषता, विशेषताएं दो प्रकार से देखी जा रही हैं, देखी जा सकती हैं। नंबर एक, गति लोड विशेषता। गति लोड विशेषता। दूसरी टार्क लोड विशेषता। देखिए गति लोड विशेषता की अगर बात करें तो जो शंट मोटर होता है ये नियत गति मोटर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भार बढ़ने पर गति के मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन उतना ही होता है जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। कहने का मतलब कि लोड बढ़ने पर गति के मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए यदि इसका हम आरेख बनाएं, इसको हम गति दिखा दें और इसको हम लोड धारा दिखा दें या आर्मेचर धारा दिखा दें, क्योंकि लोड जो होता है वो आर्मेचर पर ही होता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि लोड पर गति विशेषता बोल रहा है। लोड पर गति विशेषता अर्थात एक निर्धारित लोड पर जो गति होगी ये रहेगी, ठीक है। और जब गति के मान में, लोड के मान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, लोड के मान में यदि वृद्धि होती है तो गति बहुत हल्की सी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं नो लोड, ये नो लोड है, और इसको दिखा सकते हैं ऑन लोड, नो लोड और ऑन लोड। अब यहीं पे देखना है, ये जो परिवर्तन हो रहा है यही कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। यही कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। अर्थात बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो रहा है लोड बढ़ने के साथ में। लोड बढ़ेगा तो लोड धारा बढ़ेगी या आर्मेचर धारा बढ़ेगी, और आर्मेचर धारा बढ़ने के साथ में गति के मान में बहुत हल्का परिवर्तन हो रहा है, तो ये गति लोड विशेषता हो जाएगी। टार्क लोड विशेषता,
टार्क लोड विशेषता अभी आपने पढ़ा था फाई आई ए, टाउ बराबर फाई आई ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम आरेख बनाते हैं, ठीक है, तो टार्क के मान में परिवर्तन की बात की जा रही है कि टार्क बढ़ने पर गति में क्या किस प्रकार का परिवर्तन होगा, हमें वही देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, यदि हम फाई को नियत रख दें, यदि हम इसको नियत रख दें, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो धारा और टार्क के संबंध में देख रहे हैं। यदि धारा फाई को नियत रख दिया जाए और ये आई ए तथा ये ऊपर की तरफ जो है वो टार्क दिखा दिया जाए, ये टार्क है और ये आर्मेचर धारा है, तो जैसे जैसे आर्मेचर धारा बढ़ती है वैसे वैसे टार्क भी बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमानुपात में है। यदि टार्क के मान में धारा के मान में वृद्धि हुई तो टार्क के मान में वृद्धि होगी, यदि धारा के मान में कमी होती है तो टार्क के मान में भी कमी होगी। ये दोनों चीज़ें समझना पड़ेगा। देखिए, यदि धारा के मान में वृद्धि हो रही है तो टार्क के मान में भी वृद्धि होगी। जैसे जैसे धारा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे टार्क भी बढ़ता चला जाएगा। ये अब यहां पर हम दे सकते हैं, ये टार्क आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात लोड बढ़ेगा, आर्मेचर धारा बढ़ने का मतलब लोड बढ़ना, और जब लोड बढ़ेगा तो आर्मेचर धारा के साथ में टार्क में भी वृद्धि होती जाएगी। इसीलिए अभी गति लोड विशेषता में हमने बताया था कि लोड बढ़ने के साथ गति के मान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे लगभग नियत गति मोटर के नाम से जाना जाता है। अब आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करेंगे। दो मोटरें बची हुई हैं, एक सीरीज मोटर और दूसरी कंपाउंड मोटर। इसको हम आप लोगों को अगली वीडियो में या अगली क्लास में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से ये कहेंगे कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।